जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ भाई आप लोगों के बीच में अपनी करंट की क्लास लेकर के। वैसे कल की क्लास पे आप लोगों ने प्रेम दिखाया नहीं है, कोई बात नहीं भाई, हो सकता है हमसे कुछ ठीक तरह से आप लोगों को कंटेंट दिया नहीं गया है या जो भी है। चलो फिर भी मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आज की जो क्लास है हमारी, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यही आता है, अभी हाल ही में किसने कौन, पहला क्वेश्चन भी आप लोगों का, अभी हाल ही में 73वें शतरंज, अभी हाल ही में भारत के कौन 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा भारत में कौन 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करें कौन बना भैया आपका, इसका इसी का आंसर ले लेते हैं हम। यह है भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम, भरत सुब्रमण्यम है जो कि आपके 73वें जीएम बने हैं। क्या बने हैं? 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। सीधी सी बात है, सबसे पहले तो ये आता कि ग्रैंड मास्टर का जो संबंध है सीधा किससे भी, ग्रैंड मास्टर के संबंध की अगर हम बात करें तो शतरंज से है। किससे? आपका चेस से कह सकते हो आप। ओके, दूसरी बात करें कौन से नंबर के बने हैं? 73वें बने हैं। ये भी आपको पता है। कहां पर बने हैं? देखिए 9 जनवरी को, 9 जनवरी 2022 में प्रतियोगिता हुई है। कहां पर हुई है भाई? 9 जनवरी 2022 को। ये आपके इटली के कैटोलिका ये कैटोलिका आपके कहां पर है? इटली में भाई। कहां पर? इटली में ये प्रतियोगिता थी, कह सकते हो आप। इटली में ये प्रतियोगिता थी। यहां पर इन्होंने जो भारत का 73वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं आपके भरत सुब्रमण्यम, 9 जनवरी को, और इनकी जो आयु है वो केवल 14 वर्ष की है भाई। 14 वर्ष की आयु में इन्होंने इस खिताब को जीता है, 14 वर्ष की आयु में। ओके, साथ ही अगर हम बात करते हैं, देखिए इसकी बात करें कि जो ग्रैंड मास्टर है आपका, जो एक बार बनता है, लाइफ टाइम उपाधि है। ग्रैंड मास्टर की जो उपाधि कैसी है? आपकी लाइफ टाइम चलती है, जीवन भर ये उपाधि आपकी रहती है। अब इस उपाधि को देता कौन है? इस उपाधि को देता कौन है? तो FIDE द्वारा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? FIDE द्वारा यह GM की है, ग्रैंड मास्टर की उपाधि को प्रदान किया जाता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि ग्रैंड मास्टर कौन से खेल से संबंधित है, तो आपका जो ग्रैंड मास्टर है ये किससे? आपके शतरंज के खेल से संबंधित है। अभी हाल ही में 73वें शतरंज किन्होंने जीता है, तो ये ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम बने हैं। 9 जनवरी 2022 को कैटोलिका इटली के अंदर ये प्रतियोगिता आपकी हुई थी। ठीक है भाई, ये हो गया। साथ ही हमने बात करी कि ये उपाधि देता कौन है, तो FDI देता है, FIDE देता है इसको। FIDE की बात करें तो द फेडरेशन इंटरनेशनल दी चेस, ये इसको क्या करता है? प्रदान करता है। इसमें कुछ मानक हैं, कुछ पॉइंट हैं, वहां तक पहुंचना होता है, उसके बाद ये ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्रदान की जाती है भाई। ठीक है, अब यहां पर पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का एक और बड़ा सुंदर सा बनता है। तो 72वें, 73 थे, तो 72वें ग्रैंड मास्टर कौन थे भाई अपने? तो ये 72वें जो थे, 72वें ग्रैंड मास्टर आपके थे, ये थे कोलकाता के मित्रा देखेंगे भाई आप, मित्रा गुहा कलकत्ता के रहने वाले थे भाई। ये कलकत्ता के, ये भारत के कौन से थे? 72वें। हमने 73वें की बात करी, 72वें की बात करी, तो पहले कौन थे? पहले आपके अभिनव बिंद्रा साहब थे।
पहले ग्रैंड मास्टर की भारत की बात करूं तो मैं सॉरी विश्वनाथन आनंद थे भैया, अभिनव बिंद्रा का तीरंदाजी से उससे अपना शूटिंग से विश्वनाथन आनंद थे भैया आपके, ये विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर भारत के, पहले ग्रैंड मास्टर भारत के कौन आपके विश्वनाथन आनंद है। और ये कब बने थे 1987 में 18 वर्ष की आयु में, 1987 में 18 वर्ष की आयु में इन्होंने ये खिताब जीता था। और जो भरत सुब्रमण्यम है इन्होंने ये कितने में जीता भाई आपका, केवल 14 वर्ष की आयु में, केवल 14 वर्ष की आयु में इन्होंने ये खिताब आपका जीता है। जो जीएम ग्रैंड मास्टर का जो खिताब जीता कितने वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में इन्होंने जीता है। और 18 वर्ष की आयु में आपके विश्वनाथन जो आनंद साहब थे इन्होंने जीता है। और जो आपकी एफडीआई है, एफडीआई ये महिला और पुरुष दोनों को ये उपाधि प्रदान करती है। तो विश्व के अंदर पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनने वाली कौन थी, तो 1978 में पहली विश्व की बात करूं तो मैं नोना जॉर्जिया के भाई आपकी ये नोना गैप रिंद साविल है ये आपकी, साविली, ये कहां की आपकी जॉर्जिया की रहने वाली हैं। इन्होंने पहली बार ये उपाधि हासिल करी थी 1978 के अंदर, 1978 के अंदर इन्होंने ये उपाधि आपकी हासिल करी थी। ओके, साथ ही हम बात करें, देखिए सुब्रमण्यम की भी बात कर लेते हैं एक बार। सुब्रमण्यम जो है ये पहले इंटरनेशनल मास्टर कब बने थे, तो 11 साल 8 महीने की उम्र में 2019 में इंटरनेशनल मास्टर बने भाई आपके, ये 2019 में इंटरनेशनल मास्टर बने थे। उस समय जब इनकी आयु थी वो 11 साल 8 महीने थी, 11 वर्ष 8 महीने की आयु में ये इंटरनेशनल मास्टर बने थे। चलिए दोस्तों, यहां पर हमने बात करी किसकी बात करी, ग्रैंड मास्टर की बात करी। तो एक बार रिवाइज करा देता हूं, साथ के साथ आप नोट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चर्चा में 73वें तुरंत ग्रैंड मास्टर बने आपके भरत सुब्रमण्यम, ठीक है। ग्रैंड मास्टर जो उपाधि है देता कौन आपको, एफआईडी देती है, द फेडरेशन इंटरनेशनल डिचेस के द्वारा ये उपाधि दी जाती है। ये लाइफ टाइम उपाधि रहती है। भरत सुब्रमण्यम 73वें थे, तो 72वें कौन थे, 72 मित्रा भी गुहा थे जो कलकत्ता के रहने वाले थे। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की बात करें तो विश्वनाथन आनंद थे, 1978 में 18 वर्ष की आयु में इन्होंने ये जीता था भाई। साथ ही हम बात करते हैं जो एफआईडी है ये महिला और पुरुष दोनों को देती है। पहली महिला 1978 में मीना, ये जो नोना है ये जॉर्जिया की हैं, इन्होंने ग्रैंड मास्टर का जो खिताब था ये हासिल किया था भाई, ठीक है। अब बात आती कि विश्व के अंदर, विश्व में सबसे कम आयु के, जो सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन है, विश्व में सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो भाई विश्व में सबसे कम आयु भारतीय मूल के हैं। देखिए भारतीय मूल के हैं आपके ये अभिमन्यु मिश्रा जो हैं ये भारतीय मूल के हैं। और ये सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर हैं, जीएम है। अब यहां पर हम बात करें ग्रैंड मास्टर बने हैं तो कितने साल के, 12 साल 4 महीने 25 दिन, 12 वर्ष 4 मंथ और 25 डेज में इन्होंने ये हासिल किया। और इन्होंने ये जो रिकॉर्ड ब्रेक किया 19 वर्ष पुराना रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ये किसके नाम थे, ये रसिया या रूस के जो थे उनके नाम था। रूस के कौन थे भैया आपके, ये सर्गे कर्जाकीन, ये रूस के थे, इन्होंने 19 साल पुराना रिकॉर्ड ब्रेक किया है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, दूसरा क्वेश्चन आता है आप लोगों के बीच में, ये हमने यहां पर बात कर ली है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आता है अभी हाल ही में AIIB मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मैं इसको एक बार रफ करूंगा, देखिए शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, एक बार रफ करूंगा फिर आगे बढ़ेंगे भाई। कल की क्लास बहुत कम देखी गई है, बड़ा दुख हो रहा है मुझे। हम बड़ी मेहनत करके आप लोगों के बीच में कंटेंट देते हैं, ठीक है, मानता हूँ थोड़ा सा इशू है भाई, समय थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूं मैं, बस इतना ही है। बाकी कंटेंट आपको बहुत अच्छे से देने की कोशिश करते हैं हम, यहाँ पर सारे टीचर कर रहे हैं।
3 क्लास दी थी कल आप लोगों को, तीनों की तीनों क्लासें ठीक से नहीं चल पाई। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि क्लासें कितनी चली है। आप लोग शायद ये देख रहे होंगे सर लोगों को हम झूठ बोल देंगे कि क्लासें सर हमने देखी हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास डाटा आ ही जाता है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है AIIB के उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? AIIB एशियन क्या हो जाएगा भाई आपका? AIIB की अगर हम बात करें तो ये जो आपका है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष किसे चुना गया या नियुक्त किया गया है भाई? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आज का भाई आपका ये, ठीक है। हम बात करेंगे सबसे पहले तो किसे चुना गया भाई? ये उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो ये है आपके उर्जित पटेल साहब। उर्जित पटेल को चुना गया है, ध्यान रखना। उर्जित पटेल के बारे में एक बार बात करूंगा। देखिए उपाध्यक्ष है उर्जित पटेल, ये और अध्यक्ष की एक बार बात कर लेते हैं। अध्यक्ष कौन है यहाँ पर? अध्यक्ष है AIIB के वर्तमान में लू जी वेई जो अध्यक्ष है। ये कहां के भाई आपके? चीन के हैं। ये कहां के हैं? चीन के हैं, और पहले भी हैं चीन के हैं, और पहले अध्यक्ष भी हैं। आ जाओ अब एक बार थोड़ी सी बात करते हैं उर्जित पटेल पे, उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे जो आपका एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो आपका ये बैंक है, इसके ऊपर AIIB के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए, उर्जित पटेल जो आपके ये RBI के गवर्नर रहे हैं। कौन से गवर्नर थे? 24वें नंबर के गवर्नर रहे हैं। इन्होंने 2018 में 2016 से और 2018 तक ये रहे, और 18 में इन्होंने व्यक्तिगत कारणों से क्या किया था? इस्तीफा दिया था या इस पद का परित्याग किया था। फिर एक बार बात कर रहा हूं AIIB की बात करें, उपाध्यक्ष की बात करें, हमने उर्जित पटेल साहब को यहां पर उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लू जेवेई चीन के रहने वाले, ये वर्तमान में AIIB के अध्यक्ष हैं। ये आपका बैंक है भाई, ठीक है। RBI के गवर्नर रहे उर्जित पटेल साहब 2016 से 2018। ये व्यक्तिगत कारणों के चलते इन्होंने क्या दे दिया? व्यक्तिगत कारणों के चलते इन्होंने इस्तीफा दिया। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। ओके, या गवर्नर के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया, पूछ लेगा। 2 साल इन्होंने काम किया। अब एक बार उर्जित पटेल के बारे में बात करते हैं। 1990 में ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल थे भाई, शामिल हुए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल हुए, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। साथ ही बात करें, इन्होंने 1995 में ये RBI में प्रतिनियुक्त किए गए थे और सलाहकार की भूमिका निभाई इन्होंने। 1995 में भी RBI में सलाहकार के तौर पर काम किया। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। ओके, 2013 में उर्जित पटेल साहब डिप्टी गवर्नर बनाए गए। RBI के डिप्टी गवर्नर बनाए गए, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 2016 में ये क्या बने थे? आपके गवर्नर बने थे उर्जित पटेल साहब। हमने बात करी इस क्वेश्चन के ऊपर, देखिए दोबारा से देखेंगे। AIIB के उपाध्यक्ष किसे चुना गया? उर्जित पटेल साहब को चुना गया है। साथ ही बात करें उर्जित पटेल साहब के बारे में, तो ये भारत के जो बैंक है RBI, उसके 24वें गवर्नर रहे हैं। 2016 से 18 तक रहे। व्यक्तिगत कारणों के चलते 2 साल बाद इन्होंने इस्तीफा दिया। 90 में ये भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल थे। RBI के सलाहकार 1995 में थे। 2013 में RBI के डिप्टी गवर्नर थे। 16 महीने क्या बनाया गया? गवर्नर बनाया गया अभी, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करें अभी AIIB की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी आप लोगों का बनता है, ये आप लोगों को पता लग गया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है आपका ये। यहां पर 2 चीजें ध्यान रखेंगे।
सबसे ज्यादा जो शेयर हैं इस बैंक के, ये किसके पास हैं? चीन के पास हैं। और सबसे ज्यादा शेयर दूसरे नंबर पर हम बात करें तो भारत भाई, दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है। और एशिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलपमेंट करने, गरीबी को दूर करने के लिए, ये सारी चीजें के आर्थिक मदद करने के लिए एशिया में इस बैंक की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अब जब बात आती है तो एआईबी की स्थापना की गई थी, तो स्थापना की बात करें तो 2015 में इसकी स्थापना की गई है एआईबी की। ओके, साथ ही हम इसकी बात करते हैं, ये भारत को सबसे ज्यादा हम बात करें तो भारत को सबसे ज्यादा वित्त पोषण करता है। भारत को सबसे ज्यादा वित्त पोषण, भारत को सबसे ज्यादा वित्त पोषण का मतलब क्या होता है? कि ऋण देता है। ये भी ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा वित्त पोषण का मतलब क्या होता है भाई? ऋण देता है भारत को। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। स्थापना इसकी अगर हम बात करते हैं सदस्य देशों की, एआईबी के सदस्य देशों की संख्या की अगर हम बात करें तो 103, लेकिन स्थापना के समय जो बात थी, वर्तमान में कितने हैं इसके? 103 देश इसके सदस्य हैं। आप ये कह सकते हो भाई, स्थापना 2015 में हुई, इसकी सदस्य संख्या आपको पता लग गया। सबसे बड़ा शेयर भारत जो है वो चीन है, ये भी आपको पता लग गया। और एआईबी ने भारत को सबसे ज्यादा वित्त पोषण की अगर हम बात करें तो 6.7 बिलियन यूएस डॉलर, अमेरिकी डॉलर का ऋण दे रखा है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है? ओके, आगे बात करेंगे थोड़ी सी इसकी। वर्तमान में जो अध्यक्ष है ये हो चुका है आपका। अब एडीबी बैंक, थोड़ा सा एक हल्का सा एडीबी बैंक के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये भी एशिया डेवलपमेंट बैंक है भाई आपका, एडीबी। एक बार इसको दोबारा से देखेंगे। देखिए, एआईबी के अध्यक्ष की बात करी तो ये आपको पता लग गया, लू जेवी है। उपाध्यक्ष आपको पता लग गया, ये कौन है? आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। उर्जित पटेल के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली है। सबसे जो ज्यादा शेयर है वो चीन के पास है, दूसरे नंबर पर भारत है। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 103 है। और भारत को सबसे ज्यादा ऋण देता, कितना देता? 6.7 बिलियन जो डॉलर है, यूएस डॉलर है, ये ऋण प्रदान करता है। अब थोड़ी सी बात करें, एडीबी की बात कर लेते हैं। देखिए, एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई एडीबी की। और उस समय जो सदस्य देश थे, इसके 31 सदस्य देश थे। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और वर्तमान में अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो 68 हैं। एशिया के जो देश है वो 49 हैं, एशिया के 49 है। और अन्य की अगर बात करें, अन्य देश, तो ये आपके 31 हैं। देखिए, एडीबी की बात कर रहे हैं। एडीबी की स्थापना आपकी 1966 में की गई थी। सदस्यों की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में 68 है, लेकिन स्थापना के समय 31 देश थे। और एशिया के 49 देश हैं। अन्य कहां से हैं? बाहर से हैं भाई। अन्य कहां से? आपके बाहर से हैं। और इसके एडीबी के जो अध्यक्ष हैं, एडीबी के अध्यक्ष की अगर हम बात करें, किसकी भाई? एडीबी एशिया डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं ये है मासात्सुंगू आसाकावा। ये क्या है? एडीबी के अध्यक्ष है भाई। और उपाध्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एडीबी के उपाध्यक्ष कौन है? तो अशोक लवासा साहब है। अशोक लवासा साहब क्या हैं? इसके उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है इसके? एडीबी के। तो मैंने यहां हल्की सी बात करी किसकी? एडीबी और एआईआईबी की। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, तीसरा जो क्वेश्चन है आज का जो हम करने जा रहे हैं, भारत में किस शहर ने वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को आरंभ किया? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसकी नोट भी साथ के साथ करते रहेंगे भाई, ठीक है? देखिए भाई, कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, आप बस पढ़ते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए। अगला जो क्वेश्चन है साथ के साथ आप नोट करेंगे, भारत में किस शहर ने वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की बात कर रहा है भाई, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, जो चर्चा में रहा है।
21 शहर में क्या क्या ऐसा पहला शहर बना, कौन सा शहर बना आपका भाई? यहां पर हल्की सी बात करेंगे भाई हम इस क्वेश्चन के ऊपर भी। तो कोच्चि आंसर क्या रहेगा इसका आपका? कोच्चि भाई। क्वेश्चन शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा क्योंकि समय खराब नहीं करना है। हाल ही में कौन सा शहर? तो आपका वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला पहला शहर आपका कौन बना भाई? कोच्चि। कौन बना है? कोच्चि। कोच्चि की बात करें, कोच्चि जल मेट्रो परियोजना, ये क्या है आपका? वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट दिया भैया आपकी एक नौका परिवहन परियोजना है। एक नौका परिवहन, जिस प्रकार से आपकी मेट्रो चल रही इसी प्रकार पानी में भी लोग अब नौकाओं पर चलेंगे। परिवहन योजना या परियोजना एक ही बात है भाई, ठीक है। नौका परिवहन योजना है। देखिए सीधा से इस क्वेश्चन को समझेंगे कि ऐसा पहला शहर बन रहा जो कि वाटर प्रोजेक्ट, जिस प्रकार से मेट्रो चलती है इसी प्रकार से आपकी नौकाएं भी चलेंगी। नौका परियोजना, नौका परिवहन परियोजना यहां पर बात कर रहा है। तो देश का ऐसा करने वाला पहला शहर कौन सा बना आपका? कोच्चि बना है। कौन सा बना है? कोच्चि। ओके, ये क्या करता है? उपनगरों को फीडर सेवा प्रदान करती है। उपनगर फीडर सेवा प्रदान करती है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भी, ठीक है। ओके, इस परियोजना में होगा क्या? देखिए कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा इस परियोजना को चला कौन रहा आपका भाई? कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड द्वारा संचालित है। कोच्चि कहां आपका? केरल के अंदर होगा। मेट्रो रेल लिमिटेड इसको क्या कर रहा है? संचालित कर रहा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि देश का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया गया? तो कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसमें कितने मार्ग? 15 मार्ग चिन्हित है। कितने मार्गों पर चलने वाली है? ये 15 मार्गों को चिन्हित किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये कितने द्वीपों को जोड़ेगी? 10 द्वीपों को जोड़ेगी भाई। द्वीपों को, कितने द्वीपों को जोड़ने वाली है ये आपकी? 10। ये परियोजना 10 द्वीपों को जोड़ने वाली है। और कितनी दूरी कवर करेगी? 76 किलोमीटर दूरी क्या करेगी? ये कवर करेगी। ये परियोजना कितनी दूरी कवर करेगी? 76 किलोमीटर दूरी आपकी ये क्या करने वाली है? कवर करने वाली है, ठीक है। ओके, कितने लोगों को फायदा हो जाएगा? कम से कम 1 लाख लोग, 1 लाख लोगों को क्या होगा? इसका बेनिफिट होने वाला भाई, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद बात करें इससे फायदा क्या होगा? ये प्रदूषण कम करेगी, भीड़ भाड़ कम करेगी, ट्रैफिक पर लोड कम करेगी, ये सारी चीजें यहां से होने वाली हैं। इस परियोजना पर लागत की बात करें तो 819 करोड़ रुपए इसकी लागत आने वाली है भाई इसके ऊपर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है आपका या परियोजना है, ये हम किस देश की मदद से? तो जर्मनी की मदद से हम इसको करने वाले। भारत प्लस जर्मनी का संयुक्त प्रोजेक्ट है। भारत प्लस जर्मनी का क्या कह सकते हो आप? इसका संयुक्त प्रोजेक्ट है। जर्मनी फंडिंग एजेंसी इसमें निवेश कर रही है भाई, वित्त पोषण कर रही है। कितना कर रही है? जर्मनी फंडिंग एजेंसी, जर्मन फंडिंग एजेंसी KfW 85, इसमें 85 मिलियन यूरो, 85 मिलियन यूरो। अगर हम इसको सीधी सी भाषा में बात करें तो भाई 102 करोड़ रुपए की फंडिंग इसके अंदर की जा रही है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, ये थी आपका वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। अब आप यहाँ पर यहाँ पर जो इस योजना के तहत क्या होगी? आपकी नौकाएं हैं वो चलेंगी, चारों तरफ शीशे लगे होंगे, बढ़िया बाहर का बेहतरीन लुक लोगों को देखने को मिलेगा। इस परियोजना से जो पर्यटक हैं उनको भी बढ़ावा मिलेगा, ट्रैफिक पर लोड भी कम होगा, प्रदूषण भी कम होगा, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होने वाली है। जर्मनी के सहयोग से हम इसको कर रहे हैं। देश के अंदर ऐसा करने वाला जो कोच्चि शहर है वो पहला शहर बन चुका है। कोच्चि आपका कहां पर है? केरल के अंदर है। कहां पर भी आपका? केरल का शहर है। ऐसा करने वाला देश का ये पहला शहर
बन चुका है। चलिए थोड़ी सी बात करेंगे हम केरल। केरल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐसी भूमि। देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल शब्द का शाब्दिक अर्थ ही ऐसी भूमि जो समुद्र से निकली हो, उसे क्या कहा जाता है? केरल। ऐसी भूमि या ऐसी भूमि जो समुद्र से बाहर आई है या समुद्र से निकली है, उसे क्या कहा जाता है? केरल। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों एक बार केरल के ऊपर भी। केरल ऐसी भूमि जो समुद्र से निकली हो, उसे केरल कहा जाता है। राजधानी की बात करेंगे, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम क्या है? इसकी राजधानी है भाई। और सबसे बड़ा शहर भी अगर हम बात करें तो यही है, सबसे बड़ा शहर भी आपका केरल ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, भाषा की बात करें, देखिए केरल की भाषा की बात करें तो मलयालम है। मलयालम केरल की भाषा रहेगी। जिले इसके अंदर बात करें तो 14 जिले हैं इसके अंदर भाई, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा एक बार इसकी पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल की अगर हम बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान है। साथ ही सीएम साहब की अगर हम बात करते हैं तो पिनराई विजयन साहब हैं। विधानमंडल की अगर हम बात करते हैं, विधानमंडल एक सदनीय है भाई, यानी कि खाली विधानसभा ही है, एक सदनीय है। और विधानसभा की सीटों की अगर हम बात करते हैं, विधानसभा की जो सीटें हैं ये आपकी रह जाएंगी भाई 140 सीटें रहेंगी। 140 कितनी सीटें हैं? 140 सीटें हैं विधानसभा की। आरएस की बात करें हम, राज्यसभा की 9 है। एलएस की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा की 20 सीटें हैं। और केरल का जो उच्च न्यायालय है ये कोच्चि के अंदर, केरल उच्च न्यायालय ये कहां पर भाई? कोच्चि के अंदर है। देखिए बात करी हमने, किसकी बात करी? थोड़ी सी केरल की बात करी। केरल शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि जो समुद्र से निकली हुई जगह है उसे क्या कहा जाता है? केरल। केरल का शाब्दिक अर्थ यही है। केरल में हमने बात करी कि इसके जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आरिफ मोहम्मद साहब राज्यपाल हैं। सीएम साहब पिनराई हैं। भाषा की बात करें तो मलयालम इसकी भाषा है। डिस्ट्रिक्ट बात करें तो डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर है। आपके 14 जिलों की बात यहाँ पर ये कर रहा है, पिनराई हो गया। उसके बाद विधानसभा किस प्रकार की एक मंडली है? 140 यहाँ पर क्या है? सीटें हैं। 140 सीटें विधानसभा के अंदर हैं। एक सदनीय विधानमंडल है आपका। यहाँ पर साथ ही बात करें राज्यसभा की जो सीटें हैं आपकी 9 है। लोकसभा की सीटों की बात करें तो कितनी आपकी? 20 जो सीटें हैं, कितनी है? लोकसभा की 20 सीटें हैं यहाँ पर भाई। और हमने हाईकोर्ट की बात करी, ये भी आप लोगों को पता लग गया। हाईकोर्ट कहां पर? कोच्चि के अंदर है हाईकोर्ट है। अब एक बार थोड़ी सी हल्की सी बात करेंगे किसकी? इसके नेशनल पार्क की बात करेंगे। इसके अंदर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं केरल के अंदर? एनपी नेशनल पार्कों की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, एराविकुलम है भाई आपका, एराविकुलम एनपी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेशनल पार्क में एनपी का मतलब। दूसरा आपका रह जाएगा भाई साइलेंट वैली भी यहीं पर है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भी यही है। तीसरी अगर हम बात करते हैं चिनार वन्यजीव अभयारण्य, चिनार वन्य जीव अभयारण्य ये भी आपका यहीं पर है भाई। उसके बाद है कुमारकोम पक्षी अभयारण्य भी यहीं पर आपका, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य। पक्षी की आवाज भी आ रही होगी आप लोगों को। मैं नेचुरल जगह पर क्लास लेता हूं आप लोगों की। ये जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट उन्हें पता है कि मैं कहां से क्लास बना रहा हूं। बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि है भाई। यहां से हो सकता है आपको किसी के पशु के बोलने की भी आवाज आ जाए, हो सकता है कुछ और भी किसी प्रकार की आवाज यहां पर आ सकती है। बट आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान रखना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं पैदा करना है। कल बहुत उदास है मेरा मन, कल से कल आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी, लेकिन मैं मेरा काम करूंगा। लॉकडाउन चल रहा है, इसका इस समय जो मेरा फर्ज है पूरा वो मैं मेरा फर्ज पूरा कर ही रहा हूं और करूंगा भी। मैं आप चाहिए एक भी स्टूडेंट अगर वीडियो नहीं देखेगा तो भी मैं डालूंगा, तो भी मुझे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ मैं काम कर रहा हूं, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं। ठीक है, आप सारे टीचरों का मन उदास है, टूटा हुआ है कि सर हम इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं और लोग देख नहीं रहे हैं। और मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी, वो ये थी कि भाई शिक्षा का लेवल आकर लेते हैं लोग, वो वहां पे थोड़ा सा दुख होता है। हाँ कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो हम बोल भी रहे हैं, बोले 3-4 बार एक बात को रिपीट भी करते हैं सारे टीचर। और मेरे सिर्फ अगर मैं कहूं तो शायद मेरी राइटिंग ही खराब है, बाकी तो सबकी अच्छी भी हो सकती है।
चलिए कोई बात नहीं भाई, ठीक है। ओके, अगला भी आपका पेरियार, पांचवा आपका पेरियार। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य भाई, वन्य जीव अभयारण्य। और फिर आपका एक इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य, इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य है। ये आपके मुख्य वन्य जीव अभयारण्य की हमने यहाँ पर बात करी है। चलिए आगे और एक बार मैं जनजाति की बात करूंगा और नृत्य की बात करूंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका खत्म है भाई। थोड़ी थोड़ी बातें करते रहते हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा से बूंद बूंद से सागर बढ़ता। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी अगर जीके करते जाएंगे, स्टैटिक जीके, कब आप इतने महान हो जाओगे इस जीके के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बट करते रहिए, जिस दिन छोड़ दिया, जिस दिन कुछ नया नहीं सीखा, उसी दिन आपका खराब है, वही दिन आपका खराब रहेगा भाई, ठीक है। वो दिन आपका बेकार रहा है। पर डे, प्रत्येक दिन आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए भाई, बस इतनी सी है। अभी आप लोगों को पता है कि 26 तारीख तक फिर आप लोगों के स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट के सामने किसकी चलती है भाई, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता, आदेश मानने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए जनजाति की बात करें, पानियान भाई, केरल की जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहला आपका पानियान है, मुख्य अगर बात करें। उसके बाद इरूला है, उराली है, इरूला, उराली, चेचू है, टोडा है, टोडा रहेगा, मालकुरवान है, मालपात्रम है, उसके बाद है सेलिंग है, सुनाली है। मुख्य यही आपकी जनजातियां हैं। नृत्य की बात करें, देखिए प्रसिद्ध नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी केरल के। तो आपका मैं एक बार हर बार बोलता हूं कि भाई जिस क्लास को कोई ले लेगा तो वो समझो पेपर को कथकली डांस कराएगा। क्या कराएगा? मोहिनीअट्टम कराएगा ना। तो याद रखना आपका कथकली भी यहीं का भाई, मोहिनीअट्टम भी यहीं का भाई, मोहिनीअट्टम, ओट्टम भी भाई, ओट्टम भी, अर्जुन नृत्य भी यहीं का है, संघकाली नृत्य भी भाई यहीं का है। संघकाली की बात करें, उसके बाद आपका काककर्षी नृत्य भी यहीं का है, काककर्षी काली नृत्य भी यहीं का भी, कोलम थुलुल, वेला काली, ये नृत्य भी यहीं के हैं। ध्यान रखना भाई, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहां और कब पूछ लेगा। चलिए दोस्तों, हमने वन्य जीव अभयारण्य की बात कर ली, जनजाति की बात कर ली, थोड़ा सा कर्नाटक के ऊपर बात करी थी, ये आप लोगों के बीच में हो चुका है। अभी हाल ही में भारत ने किस देश की मदद की है और उस देश ने अपने देश में इंटरसिटी सेवा रेलवे शुरू किया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। इंटरसिटी ट्रेन सेवा भारत ने किस देश की मदद की है? जिस देश ने इंटरसिटी सेवा प्रारंभ की है। सीधा सा क्वेश्चन है, सीधी सी बात करेंगे भाई। चलिए, हाल ही में किस देश ने? तो इंटरसिटी ट्रेन सेवा शुरू की गई है भारत की मदद से। इंटरसिटी ट्रेन सेवा किस देश ने भारत की मदद से आरंभ की है? चौथा क्वेश्चन रहेगा भाई आपका, आरंभ ये है। ओके, यहां पर हम बात करें आंसर, सीधे से आंसर की बात करूंगा तो श्रीलंका भाई, श्रीलंका ने स्टार्टअप किया है। ओके, भारत ने इसकी मदद करी है, ये भी ध्यान रखेंगे। राइट्स ने क्या किया? यात्री डिब्बों की आपूर्ति की है। देखिए, श्रीलंका की मदद की, श्रीलंका की मदद जब भारत ने करी तो श्रीलंका ने इंटरसिटी आपकी जो ट्रेन है वो वहां पर प्रारंभ की है। भारत ने डब्बे भी दिए हैं, ट्रेन बिछाने की वहां पे सुविधा भी करवाई है, और काफी कुछ किया है, तब जाकर के श्रीलंका में ऐसा हुआ है। तो इससे जुड़े 2-3 चीजें हैं वो देख लेंगे भैया। आप एक आपको शब्द मिलेगा RTES। RTES ने क्या किया है? RTES ने
क्रेडिट लाइन के तहत यात्री डिब्बों की आपूर्ति करी। यात्री डिब्बों की आपूर्ति किसने करी है? आपकी RITES। तो ये RITES कौन है? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स सर्विस लिमिटेड। इसने क्या किया? ये भारत रेलवे के स्वामित्व में है। इसने क्या किया? यात्री डब्बों की क्या की है? आपूर्ति की है। ध्यान रखेंगे। और ये इसका स्वामित्व किसके पास है? रेल मंत्रालय के पास है भाई। रेल मंत्रालय, सीधी सी बात है। रेल मंत्री कौन है ये भी पता होना चाहिए आपको भाई। रेल मंत्री कौन है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, उसके बाद है एक और आपको नाम मिलेगा जिसने रेलवे ट्रैक को अपग्रेड कराया। तो रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किसके द्वारा किया गया भाई? IRCON। ये आपका इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के द्वारा क्या किया गया है? इसका प्रारंभ किया गया है, अपग्रेड किया गया। इनके द्वारा किसको अपग्रेड किया है भाई? रेलवे ट्रैकों को भी अपग्रेड किया गया है। ये ध्यान रखेंगे। ओके भाई, चलिए आगे अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके ऊपर है? श्रीलंका के ऊपर बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पर हमने बात करी थी इंटरसिटी ट्रेन की, तो भारत ने मदद करी है श्रीलंका की जब मदद करी है तो वहां पर ये ट्रेन सेवा प्रारंभ हुई है। यहाँ हमने RITC की बात करी और आपका IRCON की भी बात करी है। ये दोनों के दोनों किसके स्वामित्व में? रेल मंत्रालय के स्वामित्व में। इन्होंने अलग अलग तरीके से, किसी ने ट्रैक को अपग्रेड किया है, किसी ने डिब्बों की आपूर्ति वहां पर करी है। चलिए, श्रीलंका की बात करें हम यहाँ पर एक बार थोड़ी सी हल्की सी, थोड़ा सा पता होना चाहिए, पड़ोसी देश है, जरूरी है। श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? श्रीलंका राष्ट्रपति की बात करें तो यह गोतबाया राजपक्षे राष्ट्रपति साहब हैं। ध्यान रखेंगे भाई। प्रेसिडेंट कौन है? यही है। PM साहब की अगर हम बात करते हैं तो महिंदा राजपक्षे हैं। ये भी राजपक्षे, भाई भाई की सरकार भाई, महिंदा राजपक्षे। ओके, उसी के साथ बात करें कौन सी बार? चौथी बार भाई, चौथी बार PM महिंदा राजपक्षे, चौथी बार PM। और यहां पे ध्यान रखना, एक नोट डाल के लिख सकते हैं, विश्व में पहली महिला, विश्व में भी और श्रीलंका की भी पहली महिला PM ये कौन थी? आपकी श्री माओ भंडारनायके। देखिए यहां पर हमने बात करी श्रीलंका की, तो गोतबाया राजपक्षे क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री तो श्री माओ भंडारनायके कौन है? श्री माओ भंडारनायके कौन है? विश्व की पहली महिला PM है। अब हम बात करें इसके राजधानी की, तो कोलंबो। श्री राज्यवर्धने पुराकोटा, राज्यवर्धन बोलते ही खुश हो गए होंगे ना, वर्धने पुरा कोटा भाई। श्री राज्यवर्धने पुरा कोटा क्या है? इसकी कैपिटल है। ओके, हम यहां पर बात करें, इसके अंदर संसद है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के संसद को किस नाम से जाना जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहां पर।
आई मीन ठुआ, ये सिंगली भाषा का शब्द है, ध्यान रखेंगे। किसी भाषा का? तो सिंगला भाषा का शब्द है, श्रीलंका का संसद, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं भाई, ठीक है। ओके, भाषा कौन सी इसकी? सिंगली है। और मुद्रा की अगर हम बात करें तो मुद्रा रुपए है। मुद्रा क्या है? रुपए है। ये आपका था श्रीलंका। अगला क्वेश्चन भी आपका, किस देश के कैलेंडर ने, सॉरी, किस देश के लैंडर ने अभी हाल ही में चंद्रमा पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत खोजा है? किस देश के लैंडर ने? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, बार बार चांद सितारों की बात हो रही है ना, तुम भी करते रहते हो ना, हाँ मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, ऐसे कुछ बोलते रहते हैं। लॉकडाउन लग गया तो डिमांड आएगी, बस तू मेरे लिए पिज्जा ला देना जा करके खुद, है ना। शहरों में तो यही चलेगा, गांव में तो भाई कैसे पिज्जा सीधा है, यदि आप लोगों को पता है। चलो क्वेश्चन में आपका, अभी हाल ही में ऑन साइट किस देश के लैंडर ने ऑन साइट चंद्रमा पर पानी होने के क्या दिए हैं? आसार दिए, लक्षण दिए। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का, चंद्रमा पर किस देश ने, किस देश के लैंडर ने, है ना, किस देश के लैंडर ने चंद्रमा पर पानी, चंद्रमा पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत खोजा है? खोजा है। तो ये काम कौन कर सकता है? आज को आप लोगों को पता है, आजकल हाईलाइट एक ही है, चीन। चीन का लैंडर है, ये है चांग-ए-5। अच्छे से नोट करेंगे भाई इस लैंडर का नाम, चांग-ए-5 लूनर। चांग-ए-5 लूनर ने पानी की सतह पर ऑन साइट सबूत खोजे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले यही पूछ लेगा, चांग-ए-5 लूनर जो ये है क्या, तो क्या हो गया आपका? ये लैंडर हो गया। मैं यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करूंगा भाई, क्योंकि और भी क्वेश्चन कराने हैं। तो लैंडर है, ये कहां से संबंध इसका? चीन से। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा, ये हाईलाइट क्यों रहा? क्योंकि इसने ऑन साइट, पहली बार ऑन साइट इसने क्या खोजा है कि चीन, चांद के ऊपर क्या है? पानी है। क्या है भाई? चांद के ऊपर क्या है? पानी है। इसने क्या बताया भाई? लैंडिंग साइट। इसे क्या पता चला हमारे को? चंद्रमा की मिट्टी में कितना? 120 ग्राम से कम पानी प्रति टन। 120 ग्राम से कम पानी प्रति टन, या इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, 120 भाग प्रति मिलियन, ppm पानी होता है, पानी होता है। सीधी सी बात करें, इसने क्या बताया कि 120 ग्राम से कम पानी प्रति टन या 120 भाग प्रति मिलियन या ppm पानी होता है कहां पर? चांद की मिट्टी के अंदर। साथ ही इसने एक और बात करी है भाई, एक हल्की वेस्कुलर चट्टान, ये इसने मिट्टी की बात करी, एक हल्की वेसिकुलर चट्टान में 180 ppm पानी होता, ppm 180 ppm पानी होता भाई, ये भी इसने बताया। कितना पानी होता है? 180। इससे पहले अगर हम बात करें पानी की पुष्टि, चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की पुष्टि पहले रिमोट ऑब्जर्वेशन से की, किससे की गई थी? रिमोट ऑब्जर्वेशन से हुई थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और अब ये किसने कराया पानी की खोज? लैंडर के द्वारा। पहले किसके द्वारा की गई थी भाई? रिमोट ऑब्जर्वेशन। लैंडर कहां का? चीन का। चांग-ए-5 लूनर इसका नाम। इसने क्या बताया भाई? 120 ग्राम प्रति ppg पानी। और साथ ही इसने बात करें मिट्टी की, फिर एक हल्की चट्टान की, वेस्कुलर चट्टान में बता रहा है कि 180 ppm पानी
हो सकता भाई, ठीक है। ये यहां पर इसने बात करी है। ओके, अगला क्वेश्चन ये यह अंतरिक्ष यान 23 नवंबर 2020 को लॉन्च किया था। कब भाई? 23 नवंबर 2020 को चीन ने ये लॉन्च किया था। कहां से? हेनान द्वीप से। हेनान द्वीप से इसको लॉन्च किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि भाई जो लैंडर है ये कब लॉन्च किया गया था और ये उतरा कब था भाई? आपका 1 दिसंबर। ये जो लैंडर 1 दिसंबर 2020 को चंद्रमा पर ये उतर गया था आपका भाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो लैंडर जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा चांगे लून 5, तो ये आपका 1 दिसंबर 2020 को क्या उतर चुका था। ओके, और इसने 1731 ग्राम चंद्र नमूने एकत्रित किए और 16 दिसंबर को पृथ्वी पर लौट आया था भाई। 16 दिसंबर को पृथ्वी पर लौट भी आया था। चलिए, ये तो होगी बात आपकी इसको लेकर के। चलिए अब हम आगे बात करेंगे एक बार भाई। ये साथ के साथ नोट कर भी नहीं होंगे आप लोगों ने, बार बार मैं इस बात को बोलूंगा नहीं भाई। ये जो हमने किसकी बात करी है? चांद A5 अंतरिक्ष यान जो आपका गया कब है ये आपको पता लग गया। नवंबर में पहुंचा कब था? 1 दिसंबर में। वापस कब आया है आपका? ये 16 दिसंबर 2020 को पृथ्वी पर वापस भी आ गया भाई आपका ये। और ये जो आपका चांगे लूनर है ये सब वहीं पे हैं, ऑन साइट इन्होंने पानी की खोज करी है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। ओके, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? थोड़ी सी चांद की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। ये भी आप लोग जानते हैं। यहाँ 1-2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं भाई, तो उनके ऊपर भी एक बार थोड़ी सी हाईलाइट डाल देते हैं। चलिए, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था आपका? तो नील आर्मस्ट्रांग थे चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। ये आपके हैं नील आर्मस्ट्रांग भाई। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। अब ये तो सबको पता कि चांद पर ये पहला व्यक्ति पहुंचा था। यहां एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ू, अब तक कितने लोग चांद पर पहुंचे हैं? बड़े ध्यान से सुनना, अब तक कितने लोगों ने चांद पर पहुंचकर कदम रखा? देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा एक, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा आप समझ सकते हैं उसको कि चांद पर पहला कदम किसने रखा है। ऐसा नहीं है कि अकेला थे, इसके साथ और भी लोग थे। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि नील आर्मस्ट्रांग के साथ कितने लोग थे। उस मिशन का नाम मैं बता देता हूं, अपोलो 11। मिशन कौन सा था भाई? ये आपका ये अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम चांद पर रखा था भाई। कहां रखा था? पहला कदम चांद पर रखा। और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहां पे निकल करके आता है, वो ये मनुष्य के लिए छोटा कदम है। ये मनुष्य के लिए, जब इन्होंने पहला कदम रखा तो इन्होंने क्या बोला? ये मनुष्य के लिए छोटा कदम है, परंतु मानवता के लिए लंबी छलांग है। मानवता के लिए लंबी छलांग है। मानो तो ये शब्द किसी ने कही तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये शब्द भी नील आर्मस्ट्रांग के शब्द थे। अब यहां ये क्वेश्चन भी नहीं पूछे पहला कौन था, ये भी ना पूछे। मिशन पूछा तो अपोलो 11 मिशन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि अपोलो 11 मिशन किस देश से संबंध रखता है? बिल्कुल राइट क्वेश्चन है भाई, आप इसको जवाब देंगे। तीसरी जो बात निकल करके आती है वो ये आती कि चांद पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था। तो चांद पर पहला कदम रखा है इन्होंने, और दूसरा व्यक्ति कौन था? ये भी थे आपके कौन? बज एल्ड्रिन। ध्यान रखेंगे भाई, क्योंकि पढ़ाई का लेवल बढ़ रहा है। बज एल्ड्रिन, इन्होंने, एल्ड्रिन ने चांद पर, दूसरा व्यक्ति था ये, दूसरा व्यक्ति जिसने चांद पर क्या रखा भाई? कदम रखा। अब यहां पर एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है, इन्होंने किस मिशन के तहत कदम रखा था, ये भी मुझे बताएंगे।
ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग ने अपोलो 11 के तहत रख दिया था, के साथ रख दिया था। दूसरा व्यक्ति कौन था? बज एल्ड्रिन। इन्होंने किस मिशन के तहत चांद पर कदम रखा था? ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए है, थोड़ा सा दिमाग लगी, आंसर बिल्कुल आपके सामने ही है भाई, आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मुझे पता कितने फास्ट हैं, आंखों के इशारे से ही सब कुछ समझ जाते हैं, सांकेतिक भाषा से ही। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका, अभी हाल ही में आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया गया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में, अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में आईएमएफ चर्चा में रहा था, उनके मुख्य अर्थशास्त्री जो थे उन्हें बदली किया गया, इसलिए तो सबसे पहले तो बात यही आती है, अभी हाल ही में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए अर्थशास्त्री किसे बनाया गया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, आगे चल करके बहुत काम आएगा आप लोगों को, ये ध्यान रखेंगे भाई। चलिए, आईएमएफ के नए उपाध्यक्ष, आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया गया? सबसे पहले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऊपर बात करेंगे, फिर इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा भाई मैं आप लोगों को। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की फुल फॉर्म हो जाएगी भैया, ठीक है, ओके। बात आती है इसकी स्थापना, यह आपका क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं। इसके सबसे पहले तो ले लो, इसका हेडक्वार्टर का मुख्यालय वाशिंगटन। कहां पर आपका ये? वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। हेडक्वार्टर की बात होगी। इस संस्था में कितने देश शामिल हैं? 190 देश इसके अंदर शामिल है भाई। और ये करता क्या है? ये मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है। आईएमएफ क्या करता है? मौद्रिक सहयोग को या पैसे के सहयोग को क्या करता है? ये बढ़ावा देता है। इसकी जो मुद्रा है, मुद्रा के ऊपर जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें, मुद्रा के ऊपर नजर किसकी है? इसी आईएमएफ की नजर है भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना हमने दुनिया भर में गरीबी कम करने का भी काम कर रहा है। आईएमएफ क्या कर रहा है? ये भी कह सकते हो, दुनिया भर में गरीबी कम करने का काम भी यही करता है, कह सकते हो। मतलब मुद्रा को क्या कर रहा है? मॉनिटर कर रहा है पूरे विश्व लेवल पे। तो आप इसको भी सही समझ सकते हैं, इस बात को भी। इसकी स्थापना की बात करें, बनाया कब गया था ये? तो 1944 में इसे बनाया गया था आईएमएफ को। लेकिन इसे औपचारिक रूप से काम करना कब शुरू किया भाई? 27 दिसंबर 1945 से इसने काम, आईएमएफ ने काम करना आरंभ किया। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसने कब काम करना आरंभ किया? 27 दिसंबर 1945 से इसने काम करना आरंभ किया है। आईएमएफ के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो या निदेशक, ये है आपका डोमिनिक स्ट्रास, ये इसके अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष भाई। वर्तमान में अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, ओके। अब आ जाओ आप कि नए अर्थशास्त्री किसे बनाया। अब आईएमएफ आप लोगों को पता लग गया काम क्या करता है, गरीबी हटाता है। काम क्या करता है? देशों की आर्थिक मदद भी कह सकते हो आप, उन पर मॉनिटराइजेशन ये रखता भी कि किस देश की मुद्रा किस प्रकार से है, किस देश में लेन देन किस प्रकार से है, तो वो सारी चीजें इसी के अंडर होती है। स्थापना की इसमें हेडक्वार्टर की वाशिंगटन डीसी, जो कि कोटा में एक नदी के किनारे बसा हुआ, आपको पता है। 190 देश इसके सदस्य हैं, ये भी आपको पता। दुनिया भर की कमी, गरीबी को दूर करने का काम कर रहा है, ये भी आप लोग जानते हैं। 1944 में इसको बनाया गया था औपचारिक रूप से। 27 दिसंबर 1945 को इसने क्या किया? काम करना प्रारंभ किया है, ये भी आप लोगों को पता ही है। चलिए अब बात करें हम आईएमएफ ने
किसको नया अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? मुख्य नया अर्थशास्त्री किसे बनाया? तो पियरे ओलिवर। एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। IMF हो गया आपका, ADB हो गया आपका, IIB हो गया आपका, वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, बहुत सारे ये जो आपके संगठन हैं ये आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। अध्यक्ष पूछ लेगा, उपाध्यक्ष पूछ लेगा, काम पूछ लेगा, सदस्य देश पूछ लेगा, स्थापना पूछ लेगा। तो एक सिरे से आप इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भाई सारी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी चीजें तो मैं आपको यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा, बट ये जितना एज पर पॉसिबल होगा वो आप लोगों को डिलीवर किया जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे किसको बनाया मुद्रा कोष ने? पियरे ओलिवर को। पियरे ओलिवियर, वियर, कई लोग तो बियर लिखेंगे, इसको बियर नहीं है, ओलिवियर है भाई। ओलिवियर को नया अर्थशास्त्री बनाया गया है, ये ध्यान रखना। किसे बनाया? IMF ने नया शास्त्री, IMF ने। ओके, और ये किसका स्थान लेंगे? ये भाई किसका स्थान, किसकी जगह पर जा रहे हैं? गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की है, जो इनका स्थान लेंगे, इनके स्थान पर जा रहे हैं गीता गोपीनाथ। ठीक है, ओके। ये अपना पद कब ग्रहण कर रहे हैं? 24 जनवरी 2022 से, और साथ ही 1 अप्रैल से क्या रहेंगे? पूर्णकालिक रहेंगे। 1 अप्रैल 2022 से पूर्णकालिक रहेंगे। ये भी आप लोगों को पता। आंशिक रूप से अपना पद स्टार्ट कब किया? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा। आंशिक रूप से कब पद ग्रहण किया इन्होंने? तो 24 जनवरी 2022 को आंशिक रूप से पद ग्रहण किया। 1 अप्रैल 2022 को इन्होंने पूर्णकालिक अपना पद ग्रहण कर लिया है। अब ये पियरे ओलिवर जो साहब कहाँ के? ये फ्रांस के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांसीसी नागरिक हैं, आप कह सकते हो। ओके, 2009 से 2016 तक ये IMF के विजिटिंग स्कॉलर और इकोनॉमिक IMF के इकोनॉमिक रिव्यू एडिटर इन चीफ भी रहे हैं। ये इन्होंने यहाँ पर 2009 से 16 तक क्या रहे भाई? IMF के विजिटिंग स्कॉलर रहे हैं, और क्या रहे? IMF के इकोनॉमिक रिव्यू एडिटर इन चीफ भी ये रहे हैं। ठीक है, अब इन्हें क्या बना दिया? मुख्य अर्थशास्त्री। किसकी जगह पर? गीता गोपीनाथ की जगह पर बना दिया। अरे भाई, अब ये गीता गोपीनाथ कहाँ जाएगी? है ना, कुछ तो करेगी। ध्यान रखना, ये गीता गोपीनाथ को थोड़ा सा एक बार इसके ऊपर बात करेंगे। एक बार मैं इसको रफ कर दूं, फिर गीता गोपीनाथ की बात करता हूं कि ये कहां जाएंगे ना, क्या करेंगे ये, है ना, कुछ तो करेंगे। इतनी महान विभूति, इतनी हस्ती, बड़ी हस्ती को भी ऐसे कोई छोड़ेगा नहीं, फ्री तो, है ना। चलिए, भारतीय मूल की है, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। 2001 में वहां पर पहुंच गई। बाप चाहता था कि भाई IT में जाए, लेकिन नहीं, इन्होंने इसको अपना अर्थव्यवस्था को अपना सब्जेक्ट बनाया। 2001 में ये भारत आने की कोशिश में थी, लेकिन इन्हें आने नहीं दिया गया, समझाया गया, और ये फिर इनको वहीं पर रोक लिया गया, और आज ये इतने बड़े पद पर पहुंच गई है भाई। मैसूर में इनका जन्म जरूर कलकत्ता में हुआ था, लेकिन बाद में इसके फादर मैसूर में शिफ्ट कर गए थे। तो मैसूर से भी इसका संबंध है, कलकत्ता से भी इसका संबंध है, मैसूर से भी संबंध है। भारतीय मूल की हमारी ये बहन जी हैं, तो बहुत गर्व की बात है भाई, और इतने बड़े पद पर ये पहुंची हैं। गीता जी की बात करो, देखिए गीता गोपीनाथ IMF अर्थशास्त्री हैं। यह पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला थी, भाई। IMF का मुख्य अर्थशास्त्री या चीफ इकोनॉमिस्ट का पद संभालने वाली पहली महिला थी। ध्यान रखना, अगर ये पूछ ले आप लोगों से, कब संभाला थी इन्होंने ये पद? ओके, दिसंबर 2020 में यह घोषणा की गई थी, और 21 जनवरी 2020 को कार्यभार संभालेंगे। अभी दिसंबर 2020 में
दिसंबर 2020 में इनकी घोषणा की गई थी और 21 जनवरी 2022 को, अब 21 जनवरी 2022 को अब ये एक पद और संभाल रही हैं, इसका उप प्रबंधक निदेशक या IMF का उप प्रबंधक डिप्टी चीफ कह दो इसको आप, बंधक, IMF का उप प्रबंधक के तौर पर काम करेंगी, के तौर पर काम करने वाली है भाई। अब देखो पहले क्या थी, चीफ अर्थशास्त्री थी, ऐसी पहली महिला थी, 2020 में इनकी घोषणा की गई थी। अब 21 जनवरी 2022 से कौन सा पद संभालेंगी, IMF की उप प्रबंधक या डिप्टी, आप इसको कह सकते हो, ठीक है भाई। क्या संभालेंगे, मैं डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, आप इसको ऐसे समझेंगे आप, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभालेंगे। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का भी पद ये यहाँ पर संभालने वाली है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 21 फ्री कोई नहीं छोड़ रहा भाई, इतनी बड़ी हस्ती को फ्री कौन छोड़ेगा, ये आप लोगों को पता है भाई, ठीक है, ओके। अब आगे बात करें एक बार थोड़ी सी गीता की। गीता किसकी जगह ले रही है, जगह लेंगी तो जोफ्री ओकामोतो की जगह पर जाने वाली है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि गीता जो थी आपकी, गीता गोपीनाथ ने किसका स्थान लिया है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। 2018 में ये पूर्व जो इन्होंने 2018 में पूर्व गवर्नर रघुराम पूर्व गवर्नर कहाँ के, RBI के थे, रघुराम राजन के स्थान पर ये चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी, कहाँ की, IMF की। कब भाई, 2018 में 20 में ये घोषणा की गई थी, इन्हें क्या बनाया जाएगा, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाएगा। अब 21 जनवरी 2022 से ये काम संभालने वाली हैं, ये भी आप लोगों को पता लग गया। चलिए भाई एक बार फिर बात करूं, देखिए IMF की चीफ जो इकोनॉमिस्ट थी, पहली महिला थी, गीता गोपीनाथ जी हैं। 21 जनवरी 2022 से अब ये इस पद को छोड़ दिया इन्होंने, तो अब क्या बनेंगे, ये आपके डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगी। गीता गोपीनाथ ने किसका स्थान लिया था, एज ए चीफ इकोनॉमिस्ट, तो ये रघुराम राजन के स्थान पर इन्होंने, रघुराम राजन कौन थे, पूर्व गवर्नर थे अपने RBI के। 2018 में इन्होंने इनका स्थान लिया था, और जो कि अभी वर्तमान में आपका ये इसके पद पर काम करेंगे। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था और बाद में ये कहां पर चली गई, मैसूर के अंदर चली गई, ठीक है, ओके। अगला आता है आपका गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। देखिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की बात करें, बस थोड़ा सा ही बात करेंगे, इस पर ज्यादा बात करेंगे नहीं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार अभी हाल ही में दिया गया है। सबसे पहले बात तो ये कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार देता कौन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार देता कौन है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। ज्यादा कुछ बात करूंगा नहीं भाई, इस समय मुझे इजाजत दे नहीं रहा है, ठीक है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये हॉलीवुड देता है। कौन देता है, हॉलीवुड देता है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार अवार्ड। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार देता कौन है आपका, सीधी सी बात करें, पहले ये लिखेंगे आप लोग, ये कार्यक्रम कब हुआ, 9 जनवरी 2022 को बंद दरवाजे के पीछे पुरस्कार दिया गया, यानी कि बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ अभी, ठीक है, ओके। इसका संबंध की बात करें तो हॉलीवुड इसको देता, कौन देता, हॉलीवुड। हॉलीवुड से इसका संबंध है। इसका प्रारंभ कब किया गया था, अभी जनवरी 1944 में इस पुरस्कार को आरंभ किया गया,
ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यह पुरस्कार अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म टेलीविजन में उत्कृष्टता मान्यता देता है। क्या देता है? अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म टेलीविजन। सीधी सी बात करें, जिस प्रकार से इसको समझना भाई, जिस प्रकार से हम भारत के अंदर हमारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, फिल्म अवार्ड जो सबसे बड़ा, उसी प्रकार से हॉलीवुड यहाँ पर ये पुरस्कार देता है। द पावर ऑफ द डॉग, इसमें 2-3 क्वेश्चन अच्छे हैं, सीधा पूछ लेगा आप लोगों से। द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो गोल्डन, ये जो आपका गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ दी गोल्ड को दिया गया। और निर्देशक की अगर हम बात करें तो जेन कैपियन ने पुरस्कार जीता भी। चलिए भाई आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बस इतना ही बहुत है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हॉलीवुड में दिया जाता है, ये फिल्मों से संबंधित है, नाटकों से संबंधित है। ये 9 जनवरी 2022 को दिया गया, हॉलीवुड के इससे संबंधित है। इसका प्रारंभ जनवरी 1944 में इसका प्रारंभ किया गया था। द पावर ऑफ द डॉग को ये पुरस्कार दिया गया है अभी वर्तमान में भी। गोल्डन जो ग्लोब पुरस्कार है इसको दिया गया है। ये भी आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म भारतीय हॉलीवुड का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है अभी हाल ही में अभी पृथ्वी को सबसे ज्यादा गर्म वर्ष, पांचवा गर्म वर्ष माना गया है। किसको माना गया है? तो उसके बारे में एक बार बात कर लेंगे। देखिए, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड और मीथेन के वजह से या ग्रीन गैसों के उत्सर्जन की वजह से पृथ्वी क्या हो रही है? गर्म हो रही है भाई। आपकी पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है, तो उस बात को लेकर के भी यहाँ पर तैयार रहना है इसके नतीजे भुगतने के लिए। तो सीधा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हुआ आपका 2021 पृथ्वी का पांचवा सबसे गर्म वर्ष माना गया भाई। सीधा सा पूछे 2021 को पृथ्वी का 5वां सबसे गर्म वर्ष माना गया है, ये आप लोगों को पता है। ये रिपोर्ट किसने दी है? कोपरनिकस क्लाइमेट। ये अच्छा क्वेश्चन है। रिपोर्ट किसकी है? ये किस रिपोर्ट के आधार पर ये कहा गया है? तो ये कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, कोपरनिकस क्लाइमेट आपका चेंज सर्विस, कोपरनिक की रिपोर्ट थी ये। इस रिपोर्ट को यूरोपीय संघ का कार्यक्रम था और इसने 2021 को इस रिपोर्ट के तहत माना गया। अभी एक रिपोर्ट जारी करी है, ये इस रिपोर्ट के तहत इसको माना गया है। और किस वजह से हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि के कारण आपका गर्म हो रहा है, ध्यान रखना। और वैज्ञानिकों के अनुसार अगर 5.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक यदि तापमान में वृद्धि होती है तो पृथ्वी पर भारी नुकसान होने की संभावना रहेगी। कितना? 1.5 डिग्री से अधिक तापमान में अगर वृद्धि होती है तो पृथ्वी पर स्थायी नुकसान होने की संभावना रहेगी। ये ध्यान रखना भाई, स्थायी नुकसान होने की संभावना रहेगी। साथ ही बात करें इनमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये जो 2 गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये क्या है भाई? बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस वजह से पृथ्वी आपकी गर्म हो रही है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर है भाई। ज्यादा कुछ पढ़ना तो देख लेना, रिपोर्ट देख लेना किसकी है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट थी ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। ओके, उसके बाद एक और अगला क्वेश्चन आता आपका 9वां क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ क्या है? सीधा सा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में चर्चा में है पश्चिमी विक्षोभ। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसका आप लोगों को पता होना चाहिए कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है और इससे क्या क्या होने की संभावनाएं रहेंगी, इस बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। पश्चिमी विक्षोभ जैसे जो बारिश आपकी सर्दी के अंदर जो बारिश आती है उसके ऊपर इसके ऊपर बात करी जाती है भैया, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग
एक बार समझेंगे। इस समय मुझे बार बार इशारा किया जा रहा है, हल्का सा डिस्टर्बेंस भी होगा भाई आप लोगों को, यहाँ से गाड़ी की आवाज भी आ रही होगी आप लोगों को, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। पहले बता चुका हूं कि यहाँ पे बहुत प्रकार के डिस्टर्बेंस हैं, बट आपने सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट की तरफ ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए पश्चिमी विक्षोभ की बात करें। 11 जनवरी 2022 से पूर्व राज्यों में टकराने की संभावना है। ये कहां पर 11 जनवरी 2022 से पूर्वी राज्यों में टकराने की संभावना, पश्चिमी विक्षोभ की टकराने की संभावना है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए पश्चिमी विक्षोभ से ही आप इस चीज को ऐसे समझेंगे, देखिए पश्चिमी विक्षोभ से ही सर्दी के अंदर बारिश होती है। भारत के अंदर तो बारिश होती है, वो कैसी होती है, मानसून से होती है, मानसूनी बारिश होती है। गर्मी के अंदर जो मानसून आता है, सर्दी के अंदर जो बारिश होती है वो आपकी वेस्ट विक्षोभ के द्वारा ही बारिश होती है। और ये जो सर्दी वाली बारिश है, ये बोलते हैं ना पछवा पूर्वा, तो पूर्वी हवाओं के चलने के कारण होती है, ये भी आप लोगों को पता है। साथ ही जो बारिश सर्दी के अंदर जो बारिश होती है उसका भी ध्यान रखने, इसे गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी इसको जाना जाता है, सर्दी वाली बारिश को, क्योंकि ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। हम कह सकते हैं गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा ये सोने का काम करती है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। और इसे देसी भाषा में हमें इसे मावठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मावठ भी कहते हैं। मावठ की जो बारिश है या गोल्डन ड्रॉप है, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही उत्पन्न होती है, इतना आप लोगों का पता होना चाहिए। यानी कि सर्दी में जो बारिश हो रही है, सीधी सी बात है, वो विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है। और ये तूफान है भैया आपका। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? एक आपका तूफान है, ये तूफान होता है। और इसकी मैं अगर बात करूं इस तूफान की, तो जो इसकी जो स्पीड है, ये विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप की ओर, भारतीय उपमहाद्वीप 12 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितना? 12 मीटर प्रति सेकंड की तरफ से बढ़ता है। और ये तब तक बढ़ता रहता है जब तक ये हिमालय से टकरा ना जाए। ठीक है भाई, पश्चिमी विक्षोभ का आपको समझ गया है। रबी की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष तौर पे अगर हम बात करें तो ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो विक्षोभ कहां पर उत्पन्न होता है? क्या ये होता है भाई आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। और एक अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय तूफान, इसको कहां पर उत्पन्न होता है? भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होता है। और उष्ण कटिबंधीय तूफान भी इसको कह सकते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म के नाम से भी इसको जान सकते हैं भाई। और ये गैर मानसून वर्षा पैटर्न है, ये आप लोगों को पता है। देखिए 11 जनवरी 2022 को पूर्वी क्षेत्र से टकराने वाला है, जिसमें कौन कौन से आपके आ जाएंगे? इनमें अगर हम बात करें तो आपका उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल है, बिहार राज्य में टकराने की संभावना रहेगी। 11 जनवरी को इसका जिक्र किया गया है। ये भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होता है, उष्ण कटिबंधीय स्टॉर्म के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी वजह से सर्दी में बारिश आती है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सर्दी में बारिश आती है। इस जो तूफान की जो स्पीड है वो लगभग भारत के अंदर 12 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से रहती है। ध्यान रखना इस तूफान की। और इसे मावठ बोला जाता है, गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो सर्दी के अंदर जो बारिश होती है उसे क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कई बार ये जो मावठ जो शब्द है, ये आपका बहुत बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों, एक लास्ट और एक छोटा सा क्वेश्चन आपका बचता है। छोटा नहीं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको भी कराई देता हूं। जब कराई रहे हैं तो एक क्वेश्चन आप लोगों का आता है। अभी हाल ही में कल, आज 13 है, 12 तारीख को कल हमने एक दिवस मनाया है। उस दिवस के बारे में भी हम एक बार बात कर लेते हैं। देखो भाई, क्लास स्किप नहीं करनी है, अगर देखनी है तो पूरी देखनी है, नहीं तो कल वाली क्लास की तरह। मानता हूं मैं थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस जरूर हो रहा होगा क्लास के अंदर आवाज के, लेकिन
आपकी समझ में आना चाहिए। आप वो डिंग डोंग वाले बड़े स्टेजों की तरह कि ऐसे सर हाथ से मिटा रहे हैं, ऐसे इशारों से मिट जाए, ये वो चीजें नहीं, देखो हमारे पास पॉसिबल है नहीं, वो अभी हो सकता है आने वाले समय में हो भी जाए, बट मेरा ये वादा है, मैं सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात करता हूँ, एक ही चीज का कंटेंट के बारे में बात करता हूँ कि आपको जो कंटेंट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन प्रोवाइड कराया जाएगा। आप इधर उधर की जो डिस्टर्बेंस क्लास के अंदर होता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। कोई बात नहीं, हम करा रहे हैं भाई, आगे शायद ये क्लासें आपकी ना हो, लेकिन इतना मेरा वादा आप लोगों से कि जो डेली की जो क्लासें निकल रही हैं, इन क्लासों से आने वाले 2022 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। चलिए भाई, 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? 12 जनवरी की अगर हम बात करें तो देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस। कौन सा दिवस है भैया आपका? राष्ट्रीय युवा दिवस। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। किस वजह से मनाया जाता है भैया? ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किस पर है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सीधे सी ही बात है। कल परसों भी हमने स्वामी विवेकानंद के ऊपर बात करी थी, थोड़ी सी बातें यहां पर करूंगा भाई। इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस कब घोषित किया? 1984 में भारत सरकार ने इसे घोषित किया। अब मैं पूछूं आप लोगों से कि पहला युवा राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 1984 में। 100% 100 में से 100 लोग ये आंसर दे के आएंगे, लेकिन ये आंसर क्या आपका गलत है दोस्तों। सिर्फ क्या हुई है? घोषणा हुई है। पहला जो अगर मैं बात मनाने की करूं तो 12 जनवरी 1985 में इसको क्या किया? मनाना प्रारंभ किया। तो 12 जनवरी 1985 में इसे मनाना प्रारंभ किया। अब एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ है 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में। कहां पर हुआ? कलकत्ता प्रेसिडेंसी में इनका जन्म हुआ है। मूल नाम क्या था इनका? नरेंद्र नाथ दत्त इनका क्या था? मूल नाम था भाई। और ये इनके शिष्य किसके थे? संत। ये शिष्य की अगर हम बात करें, इनके गुरु कौन थे? गुरु इनके कौन थे? ये थे रामकृष्ण परमहंस क्या थे? इनके गुरु थे भाई। ठीक है। 1893 कब इन्होंने? 1893 में अमेरिका शिकागो, यूएसए शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने क्या दिया था? ऐतिहासिक भाषण दिया था। ये भी ध्यान रखेंगे। भाइयों और बहनों बोलना इन्होंने शुरू किया था और विश्व में हिंदू धर्म का परिचय करवाया था। सबसे पहले 1993 में यूएसए में शिकागो में भाषण दिया था इन्होंने, और हिंदू धर्म का विश्व में इन्होंने क्या किया था? फेमस किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है। और इनके निधन की बात करें तो 4 जुलाई 1902 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया भाई। 4 जुलाई 1902 में इनका निधन हो गया। राष्ट्रीय महासभा द्वारा दिसंबर 1999 में देखिए अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, ये तो क्या था आपका? राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें। अब एक बार अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रीय महासभा द्वारा कब? 1999 में शुरुआत की गई। कब? महासभा किसका अंग आपको पता है? महासभा द्वारा 1999 में इसकी प्रारंभ की गई और पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। कब मनाया गया भाई? 12 अगस्त। देखिए अंतरराष्ट्रीय की बात करें, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस महासभा ने इसके जिक्र किया। कब किया? 1999 में। और इसे मनाया कब गया भाई? 12 अगस्त 2000 को अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया, पहली बार मनाया गया। 8 और इसके लिए 8 से 12 अगस्त पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित, छोड़ दो उस चीज को, सिर्फ इतना देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय दिवस आपका कब बात करी गई? तो 1999 में और 2000 में इसके लिए प्रस्ताव आया था आपका। 99 में प्रस्ताव लाई महासभा, 54/120 प्रस्ताव पारित किया गया। 54/20 प्रस्ताव
पारित किया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए, और 12 अगस्त 2000 को क्या किया गया, ये मनाया गया भाई। यहां पर हमने बात करी है किसके, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस की। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो 12 जनवरी को किसके, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया गया। इन्होंने 1893 में शिकागो यूएसए धर्म सम्मेलन में भाग लिया था और वहां पर भारत का परचम फहराया था, ये भी आप लोगों को पता है, ठीक है भाई, ओके। कब 1984 में इसकी घोषणा की गई, 12 जनवरी 1985 को इसको मनाना प्रारंभ किया गया है, ये भी बात आप लोगों को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय दिवस की बात करें। अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 99 में महासभा ने प्रस्ताव रखा, 54 आपका 120 प्रस्ताव पारित किया गया 1999 में, और 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए भाई, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय डू दी बेस्ट। फिर मिलते रहेंगे आप लोगों से, आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बस बार बार एक ही बात आती है कि बहुत कम लोग देख रहे हैं, और कम लोग जब देखते हैं तो फिर शिक्षा का आकलन किया जाता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।